तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस समय कर रहे हैं कि एक फूल का जो फीमेल का एक पुष्प जो होता है फ्लावर, उसका फीमेल सेक्शन कैसा होता है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो क्या बताया कि पहला जो 3 पार्ट में होता है, पहला हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को आप हिंदी में कहते हो परागण। दूसरा होता है आपका डेवलपिंग पॉलन ट्यूब। डेवलपिंग पॉलन ट्यूब जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में विकास की परागनली, है ना। यहाँ पर क्या होता है, नए फ्लावर का विकास होता है, तो ये विकास की परागनली हो गया। और थर्ड आता है डबल फर्टिलाइजेशन, इसे हम लोग कहते हैं दोहरा निषेचन, है ना। तो यहाँ पर निषेचन की एक्टिविटी होती है। अब इसके जो पार्ट्स हैं आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट के रखे हैं फर्स्ट वाले के, है ना। एग के रखा है, एग मतलब हो गया अंडा। दूसरी साइड पे एम्ब्रायो दे रखा है। एम्ब्रायो सैक मतलब होता है भ्रूण की थैली, है ना। भ्रूण मतलब जो फ्लावर का बच्चा होता है ना, भ्रूण, तो इसी में प्रोड्यूस होता है। ओव्यूल, ओव्यूल आपका हो गया बीजांड, और उसके ऊपर है ओवेरी यानी कि अंडाशय। स्टाइल, इसे हम लोग हिंदी में वर्तिका कहते हैं। स्टिग्मा हो गया, और पॉलन ग्रेन हो गया। दूसरी साइड पर आते हैं, एक ट्यूब सेल है और स्पर्म सेल, ठीक है। स्पर्म सेल को हिंदी में कहते हैं शुक्राणु कोशिकाएं। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए फर्स्ट पार्ट की, फिर आप सेकंड पार्ट पर आ जाइए। सेकंड पार्ट यानी डेवलपिंग पॉलन ट्यूब। डेवलपिंग पॉलन ट्यूब जैसे कि हमने बताया कि इसमें जो पुष्प का बच्चा होता है वो क्या करता है, डेवलप होता है, यानी कि फूल का जो बीज होता है वो डेवलप होता है। तो यहाँ पर हो गया न्यूक्लियर ट्यूब सेल, पहला पार्ट है इसका, यानी नाभिकीय ट्यूब सेल जिसे कहते हैं। उसके ऊपर है स्पर्म सेल यानी शुक्राणु की कोशिकाएं, और उसके ऊपर है आपका पॉलन ट्यूब यानी कि पराग नली। क्लियर जाएगा, आपको समझ में आ रहा है। थर्ड पार्ट है इसका आपका, जिसे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दोहरा निषेचन। इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल विद एग टू बिकम जाइगोट, यानी कि जाइगोट क्या होता है, जाइगोट युग्मनज जिसे हम लोग कहते हैं। तो जो अंडा होता है, फीमेल का अंडा होता है, और जो मेल का स्पर्म होता है, ठीक है ना, वो आपस में मिल करके बना देते हैं जाइगोट। जाइगोट यानी कि युग्मनज। दूसरा पार्ट है इसका फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल टू बिकम जिम्नोस्पर्म। इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म होता है उसका सेंट्रल में जाकर के वो मिक्स हो जाता है। सेंट्रल में जाकर के वो जो सेल होता है उसमें जाकर मिक्स हो जाता है। नीचे जो डायग्राम दे रखा है आपका वो ओव्यूल का डायग्राम है। ओव्यूल जिसे बीजांड जो अभी आपको ऊपर बताया उसका डायग्राम, यानी बीज कैसा होता है फ्लावर का, उसका डायग्राम ये बना हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले तो आप देखोगे लेफ्ट साइड में फ्यूंगाइसल यानी बीजांड वृक्ष है। फिर आपका एम्ब्रायोसेक बता चुके हैं, भ्रूण की थैली। फिर है आपका कलेजा। फिर आप आ जाइए दूसरी तरफ, ऊपर से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो कलेजा हो गया, इसे चलेजा मत पढ़िएगा, कलेजा ही इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। फिर आपका आ गया न्यूक्लियस। आउटर सेल का मतलब हो गया बाहरी कवच। इनर सेल का मतलब हो गया आंतरिक कवच। एंटीपोडियल सेल का मतलब हो गया प्रतिमुख कोशिकाएं।
पोलर न्यूक्लियस का मतलब हो गया पोलर पोल ध्रुव को कहते हैं, यानी ध्रुवीय न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के नाभिक को बोलते हैं। एक्सेल मतलब अंग कोशिका, मतलब वो सेल जहाँ पर अंडा का सेंटर होता है। इंक्यूबिंग, ये झिल्ली को बोलते हैं। क्लियर? तो ये एग यानी कि फीमेल फ्लावर का जो एग होता है उसके ये पार्ट होते हैं। क्लियर? ये आपको लर्न कर लेंगे होंगे, दिमाग में बसा लेंगे होंगे, क्योंकि ये बहुत जगह पूछा जाता है। ठीक है ना? और चांसेस हैं कि चूँकि बायो में डायग्राम्स आते हैं तो वहाँ पर ये डायग्राम एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स में से है। 4-5 इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं बायो में, हम आपको बता देंगे। ठीक है ना? उन 4-5 डायग्राम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, आएगा एग्जाम्स में एक ही उन 4-5 में से, और उनमें से ये भी एक है जो आ सकता है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्यों विराट पढ़ेंगे। क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन? टेस्टिस इन ह्यूमन में टेस्टिस कहते हैं वृषण को, उनका जो है फंक्शन आपको बताना है। चलिए पढ़िए। The primary reproductive organ in males is testes, which is oval shaped in males. A pair of testes are located outside the abdominal cavity in a small sac-like muscular structure called scrotum. Testes produce sperm and the hormone testosterone. The scrotum provides an appropriate temperature for the formation of sperm. The primary reproduction organ in male is testis. टेस्टिस जो होता है वो मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मतलब रिप्रोडक्शन में, प्रजनन में सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है ये टेस्टिस, विच इज ओवल शेप। इसका शेप कैसा होता है? ओवल होता है, अंडाकार इसका शेप होता है। ओवल मतलब हो गया अंडाकार, इसका शेप होता है अंडाकार। In males, a pair of testes are located outside the abdominal cavity in a small sac-like muscular structure called scrotum. तो जो मेल होता है, मेल में एक जोड़ा टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस यानी वृषण, मैंने बताया हिंदी में बोलते हैं वृषण। एक जोड़ा होते हैं ये, और ये उदर गुहा यानी जो पेट का जो लोअर सेक्शन होता है, पेट का सबसे निचला भाग होता है, वहाँ पर या बाहर की ओर आपको एक थैली में, संरचना में, जो एक थैली टाइप की होती है यानी मांस की बनी हुई थैली टाइप की होती है, उस संरचना में ये आपको दिखाई देते हैं। और ये स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीम। What do you understand by family planning? Explain the importance of a small family. What do you understand by family planning? परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो? Explain the importance of a family planning. एक स्मॉल फैमिली, एक छोटे परिवार की इम्पोर्टेंस बताइए, महत्व बताइए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, और इस साल के लिए भी ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और आसान क्वेश्चन भी है, मुश्किल भी नहीं है। तो बायो का पेपर ऐसे ही क्वेश्चन से आसान बन जाता है अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर पेपर आसान आया है ना। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हमारी इंटेलिजेंस पर बेस करते हैं, हमारी समझदारी पे बेस करते हैं, लर्निंग के नहीं होते हैं, बल्कि हम उनको अपनी बुद्धिमानी से, अपनी शार्प माइंड का यूज़ करके इस तरह से मैटर बना के लिख सकते हैं कि एग्जामिनर उससे अट्रैक्ट होता है। और यही चीज़ एक कला होती है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आपके अंदर जो नॉलेज है उसे किस तरह से आप एक्सप्रेस करते हो, और जितने अच्छे से आप एक्सप्रेस कर ले जाओगे साइंस के पेपर में उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर बहुत जगह लिखने से मार्क्स नहीं मिलते, आप देख लो 2-2, 4-4 लाइन के क्वेश्चन के आंसर, ठीक है ना।
तो यहाँ पर वो सोशल साइंस की तरीके से 2-4 पेज के आंसर्स नहीं है। यहाँ पर क्या है, मैटर मेन चीज़ है, और ये मोस्टली लर्निंग होते हैं, एक नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, चलिए आते हैं, आंसर पढ़िएगा बेटा। The process of controlling the number of children for the welfare of the family is called family planning. यहाँ पर एक शब्द है वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, भलाई। ठीक है ना। तो जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम परिवार की भलाई के लिए परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित कर देते हैं, इसे ही हम लोग फैमिली प्लानिंग कहते हैं। ठीक है ना। एक तरीके से और भी लिख सकते हो, फैमिली प्लानिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। फैमिली प्लानिंग 2 शब्दों का योग है, फैमिली प्लस प्लानिंग, है ना। यानी कि परिवार प्लस नियोजन। परिवार नियोजन 2 शब्दों का योग है, परिवार प्लस नियोजन। फैमिली मीन्स द नंबर ऑफ मेंबर्स। परिवार का मतलब होता है सदस्यों की संख्या, और प्लानिंग मीन्स टू मेक प्लान्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द फैमिली। परिवार के कल्याण के लिए योजना बनाना। एक ऐसा सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी पद्धति है बाय विच वी कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली। ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित कर सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ फैमिली, परिवार के ही कल्याण के लिए। ठीक है, तो ये क्या हमने बता दिया फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है। आगे पढ़िएगा, सेकंड पैराग्राफ। If the number of children in a family is limited, the family can lead happier life and maintain a better standard of living. अगर परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो परिवार एक हैप्पी लाइफ को जिएगा और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकेगा। If the numbers of the families are limited in a family, if the number of members are limited in a family, अगर परिवार में सदस्यों की संख्या सीमित होगी, the family can pass a high standard living, तो परिवार का जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो हाई हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है या कोई एक लड़की है, पढ़ लिख करके काबिल बन जाता है, इंटेलिजेंट बन जाता है, जॉब करने लगता है, और मांग लेते हैं उसको सैलरी मिलती है 60,000 रुपीज। 60,000 मतलब 2,000 पर डे, 2,000 रुपये रोज के हिसाब से। अब वो जब तक अकेला है वो 2,000 रुपये रोज खर्चा कर सकता है, या फिर उसमें से सेविंग भी कर सकता है, वो भी उसकी अपनी, यानी 2,000 रुपये पूरा का पूरा उसका राइट। जिस दिन उसने शादी कर ली, 1 से 2 हो गया, अब परिवार में मेंबर्स की संख्या कितनी हो गई, 2। क्या सैलरी उसकी डबल हुई? नहीं। अब उसके हिस्से में कितना आया, 1,000 ईच मेंबर। ठीक है ना। कुछ समय के पश्चात उसकी फैमिली में मेंबर्स की संख्या 2 और प्लस हो गई। अब उस फैमिली में मेंबर्स हो गए 4। अब हर एक मेंबर के ऊपर राइट कितना रह गया पैसे का, 500 पर मेंबर। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे मेंबर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे फैमिली मेंबर्स गरीब होते जा रहे हैं। पहले 2,000 के मालिक थे, फिर 1,000 के मालिक हुए, फिर 500 रुपए के मालिक हो गए। तो रोक लो यहीं पे, ऐसा कहो कि 100 रुपए के मालिक भी नहीं रह जाओ। समझ में आ रहा है ना। ये जब हम प्लानिंग करते हैं, ये जब सोचते हैं समझते हैं अपनी फैमिली की भलाई के लिए, तो इसे कहते हैं फैमिली प्लानिंग। समझ में आ गया ना। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय। By which process reproduction occurs in seedling plants or giving examples? बीज रहित पौधों में जनन क्रिया कैसे होती है, उदाहरण देकर के बताइए। एक क्वेश्चन इसका और पढ़िए जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से लिखा हुआ है।
What is vegetative propagation? Describe its method with examples. बिल्कुल सही। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं कायिक प्रवर्धन, और इसके मैट्रिक्स को बताना है। तो कायिक प्रवर्धन कहा जाए या बीज रहित पौधों में प्रजनन कहा जाए, यानी रिप्रोडक्शन इन सीडलेस प्लांट्स कहा जाए, या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाए, आपको समझना चाहिए, आपको दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को समझने की कला सीखनी चाहिए। कुछ बच्चे रख लेते हैं आंसर को, क्वेश्चन पता ही नहीं। अब बच्चे एमसीक्यू सुनाते हैं लर्न करके, सीरियल चेंज कर दो, उनको पता ही नहीं, फिर भूंदू के चले खड़े। तो ना, पर आप खुद अपने दिमाग से सोचो, क्या आपके एग्जाम्स में सीरियल वाइज आएगा? नहीं, आप भी समझदार हो, आप भी जानते हो। तो ये जब हम आपको लर्निंग वर्क करा रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है, आप मिक्सिंग करके लर्न करो, ठीक है क्या, ताकि अगर हम मिक्स करके पूछ लें तो आप उनको बता सको। यानी कि क्वेश्चन और आंसर दोनों लर्न किए जाते हैं, दोनों को समझा जाता है, ठीक है ना। अब ऐसा ना करना है कि हम पूछें भैया आपका नाम क्या है, आप बोलो मेरे पापा का नाम ये है। तो ये वही करते हैं जो क्वेश्चन को समझते नहीं है। और साइंस बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्वेश्चन क्या है समझो, तभी तो डिस्क्राइब करोगे उसको। चलिए आपके यहाँ माइकल पर पढ़िएगा बेटा। Vegetative reproduction is a type of asexual reproduction occurs in plant. In this process, genetically identical new plant are produced by using vegetative parts of parent like stem, leaves, root, etc. The two major methods of vegetative reproduction in plants are cutting and layering. Cutting. It is a simple method in which a suitable part of stem or root about 20 to 30 centimeter long is cut and it is planted in the soil along with some nutrients. This cut part soon develops new roots and develops into a new plant. Cutting are commonly used in plants like lemon rose, croton, sugarcane, tapioca, china rose, etc. Layering. रुक जाइए, बहुत जगह मैकर हो जाएगा तो फिर याद नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों की बुक में जो लिखा है उससे डिफरेंट पड़ रहा है ना। बाकी आंसर एक ही, पहले वो लिखा गया था, अब ये लिख दिया गया। चलिए, तो इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले बताया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में क्या बताया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट का कोई पार्ट उससे कट कर लिया जाता है और उसे छील करके गीली मिट्टी में दबा दिया जाता है और उससे एक नया प्लांट निकल आता है। इस प्रोसेस को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन कहते हैं। समझ गए होगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे रोज का प्लांट होता है, गुलाब का पौधा, फूल वाले बेचने आते हैं घर घर में गुलाब के पौधे को, आप कभी खरीद लो, है ना, 10, 20, 50 रुपए का बेचता है, ले लो। उसकी मिट्टी को नीचे से खोल लो, उसकी जड़ खोल डालो, देखोगे उसमें जड़ होती नहीं है। गुलाब के पेड़ की एक टहनी को वो काट लेते हैं और नीचे जड़ में जो होता है उसको छील देते हैं चाकू से, और छील करके उसमें गीली मिट्टी लगा करके उसको पैक कर देते हैं, और आप उसको गमले में लगाओगे वो लग भी जाता है, क्योंकि उसके जो बॉडी पार्ट्स है उससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। इसी को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा, होता क्या है। अब इसके मेथड बताए दो इन्होंने, एक बताया कटिंग, तो वही कुछ सिखाया है हमने कि किसी भी पार्ट को, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, चाहे कोई भी पार्ट हो, आप किसी भी पार्ट को ले लीजिए, उसको कट कर दीजिए, कट करके उसको छील करके गीली मिट्टी में गाड़ दीजिए, उसमें से नया पौधा निकल आएगा। शुगर केन और आपका जो आलू होता है, कैसे किसान लोग कैसे बोलते हैं, शुगर केन ले लो, जैसे गन्ना होता है उसमें पोड़ होती है, तो ऐसे बीच से काट देते हैं, कहीं पोड़ बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि पोड़ से ही नया पौधा निकलता है शुगर केन में, गन्ना में।
आलू हो गया, आलू के पीसेस कर लो, जितने छोटे छोटे पीसेस कर लेके पीसेस करके उसके बाद वो उन्होंने पहले से ही खेत की जुताई करके रखी होती है, मिट्टी वहाँ पे पोली होती है और उसमें पानी भी डाल के रखा होता है, गीली होती है, उसमें वो बीज डाल देते हैं, कुछ सेकंड के बाद उसमें से पौधे निकल आते हैं। एक आलू के 10 पीस करते हैं और हर एक पीस में से 50-50 आलू निकल आते हैं, पेड़ बड़ा हो जाता है ना। इसीलिए कहते हैं कि एग्रीकल्चर के वर्क में 500 गुना फायदा है, यानी आपका पैसा जो होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। क्लियर, जितना आप लगाते हो इन्वेस्टमेंट करते हो। दूसरा क्या है, लेयरिंग, पढ़िएगा बेटा। In this method, a twig branch of a plant is bent down below the level of the soil. This bent part is called layer. A small incision is made in its layer bed portion. Now the portion is covered with soil. Moisture is given at regular intervals. Soon this covered portion develops new roots and becomes separated or can be cut from main body, giving rise to new plant. Layering is common in plants like jasmine, strawberry, grapevine, cherry, etc. तो दूसरी आती है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है, ये प्लांट में होता है मोस्टली। जो लताएं होती है जैसे मनी प्लांट है ना, तो समझ गए कि कौन से प्लांट की बात कर रहे हैं। जैसे लताएं होती है जो सॉफ्ट होती है, जिनकी टहनी, समझ गए होगे, जैसे मनी प्लांट हो गया। तो इनमें क्या होता है कि इनकी जब कोई टहनी बाहर निकल आती है, एक्स्ट्रा निकल आती है, उसको झुका देते हैं और झुका के मिट्टी में दबा देते हैं। इसी को लेयरिंग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दाब लगाना। यानी कोई एक प्लांट का पार्ट हमने ले करके उसको मिट्टी में दाब दिया, तो दाब लगाना कहते हैं। लेयर कर दिया, इंग्लिश में बोलते हैं लेयरिंग, ठीक है ना। और उसमें से नया पौधा निकल आता है, फिर उसको कैंची से कट करके अलग कर देते और एक नया पौधा तैयार हो जाता है, ये लेयरिंग। जैसे कि आपको बताया जैस्मिन फ्लावर होता है, ठीक, वो इसी तरह से। तो सर एक इसका मेथड होता है ग्राफ्टिंग। हाँ, ग्राफ्टिंग, जो ही मेथड यहाँ पे पूछे गए मेथड के बाद भी होते हैं। चलिए एडवांटेज। Advantages from vegetative reproduction. Large number of plants can be produced in very short duration of time. The parental characteristics are बस पहले लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही कम समय में हम लोग क्या करते हैं, भारी मात्रा में पेड़ पौधों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, The parental characteristics are preserved, so the qualities of parent can be retained as there are no variations. ठीक है। तो पेरेंटल जो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो माता पिता के गुण होते हैं, वो पौधे में बने रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला आपने, So plants which have lost the capacity of sexual reproduction or produce non-viable seeds can be grown by this method. इस मेथड से वो पौधे जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, उन पौधों में जो नई जनरेशन होती है उनको बनाई जाती है, या फिर नए पौधों को प्रोड्यूस इसी मेथड से किया जाता है, ठीक है ना, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट आशी, Explain the methods of reproduction by fission and fragmentation with example. ऐसा बोले? अच्छा पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। बोल रहे एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन विद एग्जांपल। तो फिशन और फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से, फिशन बोलते हैं विखंडन को और फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं खंडन को। तो जीवों में विखंडन और खंडन के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है उसको समझाना है। क्लियर, हाँ समझाइए बेटा। Fission method. In this method, a nature organism divides into two or more cells. First, the nucleus divides, followed by the division of cytoplasm. Generally, unicellular organisms reproduce by this method. Is also following two types. बस रुक जाइए। फिशिंग मेथड, अब फिशिंग मेथड क्या होता है, इसे जैसा कि मैंने बताया विखंडन विधि कहते हैं। इस विधि में जो जीव होता है जैसे अमीबा, वो विखंडित हो जाता है, यानी टूट जाता है दो या दो से अधिक पार्ट में, उसको बोलते हैं हम लोग विखंडन, यानी कि फिशन। क्लियर हो गया होगा। Binary fission.
This is observed in some protozoans such as amoeba, paramecium, etc. In this cells generally divided into two equal parts by division. The closest first, the nucleus divides followed by the division of cytoplasm resulting in each cell splitting into two daughter cells. ठीक है, बाइनरी फिशिंग मतलब द्विविखंडित, दो पार्ट में डिवाइड हो जाना। इस मेथड में क्या होता है कि एक जो लिविंग बीइंग होता है, एक जो जीव होता है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसे हम लोग बाइनरी फिशिंग कहते हैं, जैसे अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक। Multiple fission. In some unicellular organisms, the cytoplasm divides to form many small fragments under favorable conditions. When the cell coverage bursts, these fragments are released and develop into independent organisms. Example: Plasmodium, malaria parasite. मल्टीपल फिशिंग में होता क्या है कि जो यूनिसेलुलर होता है ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव, वो क्या करता है, डिवाइड हो जाता है मैनी फ्रेगमेंट में, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड एवरी फ्रेगमेंट बिकम अ सेपरेट ऑर्गेनिज्म, और हर एक जो उसका जो फ्रेगमेंट होता है, जो उसका पार्ट होता है, जो उसका टुकड़ा होता है, वो अपने आप में एक अलग जीव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, मलेरिया पैरासाइट्स यानी मलेरिया परजीवी, और अभी लेटेस्ट बताते हैं कोरोना वायरस, नाम परिचित होगा आप सभी को, ठीक है ना। ये भी सिंगुलर सेलुलर था, और सिंगल सेल्स विखंडित हो जाते थे, टूट जाते थे, और बहुत सारे सेल्स में अलग अलग तरीके से जुड़ जाते थे, और अलग अलग तरीके के कोरोना वायरस आ रहे थे। आपने उनके बारे में पढ़ा होगा कि ये इस तरीके से जुड़ गया, कि ये वाला बन गया, उस तरीके से जुड़ गया तो वो वाला बन गया, है ना। और जब बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ करके एक नया वायरस बना देता था, तो वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता था, फिर उसका इलाज पकड़ना मुश्किल हो जाता था, ठीक है ना। तो ये आपने न्यूज़ में सुना होगा, उसको डिटेल में हमें बता दिया ये कैसे होता है। नेक्स्ट मेथड, Fragmentation method. In this method, a multicellular organism after complete growth breaks into two or more fragments. Thereafter, each fragment grows and forms a complete organism. Example: Spirogyra, Rhizopus, Eurothrix, Hydra. इसमें क्या होता है कि हम लोग कौन से ऑर्गेनिज्म पर स्टडी करते हैं, कौन से जीव को स्टडी करते हैं, वो होते हैं मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव। और ये क्या होते हैं, आफ्टर कंप्लीट ग्रोथ, पहले तो ये कंप्लीट ग्रोथ कर जाते हैं, यानी पूरे के पूरे डेवलप हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, आप समझो। और उसके बाद ये 2 और मोर देन 2 फ्रेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, 2 या 2 से अधिक पार्ट में टूट जाते हैं, ठीक है ना। और हर एक फ्रेगमेंट जो होता है वो ग्रो करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक कंप्लीट जीव बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिशिंग, ठीक। बहुत सारे टुकड़े हुए और हर एक टुकड़ा एक जीव बन गया, जैसे हाइड्रा में होता है, ठीक है ना। और नीचे हाइड्रा का ही एक डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके सामने होगा, हाइड्रा का ही डायग्राम बना हुआ है। और या फिर देख रहे हो कि एक यंग हाइड्रा है, डिवाइड हो गया 2 में, और दोनों पार्ट्स अलग अलग हाइड्रा बन के कम्प्लीट तैयार हो गए। क्लियर है ना। तो ये हम डिटेल में बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक। आज के लिए 5 क्वेश्चन थे, और ये 5 क्वेश्चन समझ में आया आपको? सेन, विराट, अजीम, जय, आशी, सिद्धि, सभी को समझ में आ गए?